Hello everyone. Today we read a book, Political Science, class 11th, भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार। तो सबसे पहले हम ये स्किप करेंगे। यहाँ पे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर 1 है ये। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। जस्ट वेट। यह पुस्तक संविधान की प्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं, आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें। यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। इस अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है? और संविधान जो है वो कैसे बनाया गया है? हमारे संविधान की आवश्यकता क्या है? संविधान क्या है? इसके कार्य क्या हैं? समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है? हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा लाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी पहचान, अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं उनमें हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे अन्य आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी विभिन्न योग्यताएं अलग अलग हैं, अलग अलग शौक हैं। सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों की जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट है। हम लोग एक जैसे होते हुए भी डिफरेंट चॉइस अपनाते हैं। उनमें कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े, कुछ जवान। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ रखनी चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं रखनी चाहिए। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च चाहिए? इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करते देना चाहिए? विभिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य को अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होगा कि एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, जिसका किस चीज़ का बुनियादी अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन वे एक नियम केवल पता ही नहीं होना चाहिए, वरन उसे लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे जो उनके पास भी हैं, उन नियमों को पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर दंड मिलेगा। संविधान का यहाँ पर पहला जो विशेषता है वो बताई गई है। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, कोऑर्डिनेशन और जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन वे बुनियादी नियम क्या हों
और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें बुनियादी बना देती हैं। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर शासन समाज का होगा उन्हें कौन बनाएगा। आपको का नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग उसे खा नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन होगा। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को कौन बनाएगा। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट रूप से हमारे सामने लाता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा और कौन इसका अनुपालन करेगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुरानी सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेगी, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रहेगा, यानी अनआंसर्ड रहेगा कि जनता कैसे निर्णय ले सकती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को एक साथ सहमत किया जा सकता है? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किस समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। यदि शासन को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कौन निर्णय लेगा, फाइनल जो एक्शन है वो कौन लेगा। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है यूरोपियन संविधान पेट्रियाटिक सेपेट का, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यूनल का। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि वे सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अब तीसरा काम है संविधान का कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कोई इस तरह से निर्मित करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप, व्याख्या यानी डिफिनीशंस भिन्न भिन्न संविधानों में बदली गई हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए गए हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, यहाँ सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे
भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि, यानी और भी कई। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है कि जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, यानी क्या इसके एम्बिशंस हैं और क्या टारगेट हैं सोसाइटी के। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं, यानी क्या सोसाइटी की इच्छा है, क्या उसकी डिज़ायर्स हैं, और उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए, यानी एक्सपेरिमेंट किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की खाई थी, यानी बहुत डिफरेंसेस थे, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वहाँ असमानता और गरीबी के विभिन्न स्वरूपों से निपटा जा सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना के बराबर हो, यानी हो ही ना। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना प्रबल और सामर्थ्य बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव से निपट सके। वास्तव में संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें, शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जो भौतिक ज़रूरतें हैं, मतलब घर, जीवन जीने का अच्छा सा स्तर, ये भौतिक ज़रूरतों में शामिल है, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले संसाधनों को, यानी प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रीम्बल का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। ऊपर एक कार्टून है, इसको देखते हैं। संविधान निर्माताओं को लोगों को अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं, विचारधाराओं में संतुलन करते हुए दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं या विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन बनाने का अंतिम परिणाम क्या होगा? ये 4 दिसंबर 1949 का है। संविधान का चौथा जो काम है वह है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या हैं? संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों, कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपता है। वह सरकार को इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो इनजस्टिस और जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का भी राइट देता है। यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल एजुकेशन एक सिस्टम बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यह भी एकदम सुनिश्चित करता है कि जो पुअर हैं, जो ऑर्फन हैं, बच्चे हैं, उनकी देखभाल सरकार करे।
राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान किस समाज की पहचान होता है बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, यानी जो सोसाइटी है उस पर शासन कैसे होगा, और जो शासित मतलब जो हम पर शासन करेगा उनमें कौन कौन लोग होंगे, यानी सरकार में कौन कौन लोग होंगे। संविधान बनाने के पहले हमारी अन्य प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, अतः संविधान में हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम यह है कि अब शायद यह संभव हो सका है अनेक बुनियादी मतलब फंडामेंटल जो पॉलिटिकल और मोरल जो रूल्स हैं वो सभी संविधान जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनमें स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हमें सरकारों को अलग अलग स्वरूप और विविधताओं जो उनमें हैं उनमें हमें प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है, मतलब कुछ कुछ सेम मिलता है सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में, सभी गवर्नमेंट्स में जो अलग अलग कंट्रीज़ की हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बने हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जो है वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर जो भारतीय संविधान जातीयता और नस्ल को यानी कास्ट को और जो उसकी नस्ल है उसके आधार पर हमारी नागरिकता को यानी जो हमारी सिटीजनशिप है उसको मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के जो संबंध हैं वो भिन्न भिन्न अवधारणाओं पर आधारित हैं, यानी जो स्टेट और सेंट्रल के जो भी रिलेशनशिप होता है वो हर जगह डिफरेंट है। यह संबंध देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है, और यही जो नियम रूल्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए उसकी पहचान बना देते हैं। ऊपर ये दिया गया है, इराक का कार्टून दिया गया है। ये क्या हो गया, जस्ट मिनट। ये क्या हो गया, पढ़ते हैं रुको ती हो गई। क्या हो रहा है, ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इराक था वो एकदम फ्रीडम मिला वहाँ पर। इराकी संविधान जॉन ट्रेवर अल्बुर्क जर्नल 18 अगस्त 2005 का है ये कार्टून है, जो हमें ये बताता है कि जब इराक में सत्ता परिवर्तन हुआ और इराक में जो सद्दाम हुसैन की सत्ता ख़त्म होने के बाद एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग अलग अलग जगह से उठी। तो इन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसमें अलग अलग जातियों के समूह अपनी अपनी बात ज़्यादा मनवाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया जो कि इंडिया में नहीं हुआ। संविधान की सत्ता, हमने संविधान द्वारा दिए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसे हम रीड नहीं करेंगे, इसे हम स्किप करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे।
अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन यानी जो स्टेट का गठन है वो कैसे हुआ, वह किन किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्यतः रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड है, उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। वहाँ पर लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होके अलग अलग तरीके के वहाँ पर दस्तावेज हैं जो सामूहिक रूप से संविधान बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिस पर ऊपर उल्लेख किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, शासन कौन करेगा, सरकार कैसी होगी। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं, यानी मतलब यूजलेस होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, उसे कौन कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन यानी लाइफ पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका मतलब है कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया। जिसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति है। अनेक संविधानों में संविधान इसीलिए निष्प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए होते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो बनाने वाला व्यक्ति डिक्टेटर है, यानी लोगों की इच्छा के विरुद्ध शासन कर रहा है, तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। या किसी ने ज़बरदस्ती सत्ता को हथिया लिया है, जैसा कि जो मिलिट्रियन जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसा ही करती है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यानी सफल राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने हम पर कब्जा किया, उसके बाद हमने अपने देश को फ्रीडम दिलाई। जो फ्रीडम दिलाई, जो ये प्रोसेस रही पूरी, उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का नाम देते हैं। उसके बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि हमारे देश में अब भी चल रहा है। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक विशाल संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से प्रेरणा ली गई। राष्ट्रीय आंदोलनों में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि जो संविधान है वो ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया था जिसे सोसाइटी पसंद करती थी, जिसे पूरा समाज अच्छा मानता था। यानी पंडित नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, गांधी जी के विचार हो गए, ऐसे जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद था। लोग उन्हें सम्मान देते थे। लोगों की जो इच्छाएं थीं वो नेता समझते थे। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान की भारी वैधता इंडिया में मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, यानी लोगों की इक्वल और जो सेम आइडेंटिकल म्यूचुअल सिंपैथी उसको रिप्रेजेंट करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया है, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते थे। भारतीय संविधान में ऐसा कोई जनमत संग्रह यानी पूर्ण नहीं कराया गया था, लेकिन इसे कुछ लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति, जैसा मैंने बताया, और समर्थन पर आधारित था। लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान को बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को बढ़ा देता। ये तो है। मान लीजिए आपके घर में घर बना, अगर आपका घर आपके पड़ोसी के राय से बनेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि घर आपका है और बना उसे कोई और रहा है। अगर वही घर आपके पिताजी बनाए तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें आपके पिता आपकी राय लेंगे कि घर कैसा होना चाहिए। सेम यहीं पे ऐसा हुआ। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम कार्य नहीं है, ये तो हम लोगों को पता ही है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है।
1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। पहला 48, फिर 51, फिर 59, फिर 62 और फिर 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा बनाए गए थे, यानी वहाँ पर मोनार्की थी। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की, यानी जो बहुत सारे दल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग दल हैं, उस डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई। पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास, यानी जो राजा था, उसके पास अंतिम शक्तियाँ थीं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चला। उनमें से प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। यह संविधान के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म कर देने के पक्ष में थे और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना काफ़ी उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और जो संसद थी वहाँ की, उसको भंग कर दिया था। बहुत सारे राजनीतिक दल संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्षों में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस प्रकार सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन लीं। सन 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने सन 2015 में एक संविधान को अपनाया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से डिफ़िकल्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का बनना। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की विशेषता यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारूपों का, संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। यानी अगर मान लीजिए आपकी बात, पिताजी आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि पिताजी आपकी बात मानते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे ही है। लोग संविधान की बातों का फॉलो क्यों करेंगे? क्योंकि संविधान भी उनको कुछ प्रोवाइड करता है। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई न कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होता कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। सही बात है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति को और मजबूत करता है। तो उसे जनता की जो निष्ठा है, यानी जो जनता की तरफ से प्यार है, वो मिलना बंद हो जाएगा। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान यानी आइडेंटिटी को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध करा रहा है। यानी अगर किसी की लड़ाई हो तो कोर्ट के अलावा वो कहाँ जाएगा अगर कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से एक प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को उसे मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावनाएं उतनी बढ़ जाती हैं। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन कर सके। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है किसी सिटीजन के लिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान में जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कभी कभी सिटीजन नहीं करते हैं उसे ख़त्म, कभी कभी एक छोटा सा एक ग्रुप होता है वही ख़त्म कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांटा
जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। संविधान को बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार यानी मोनोपोली न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में यानी जुडिशरी में बांट दिया है। जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जैसे जो निर्वाचन आयोग है अपना जो चुनाव कराता है, वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। उसको जो लीगल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी और अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग से भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की गई है। स्वतंत्रता की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकता। सफल संविधान का प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। अब भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9th जो चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज में हम लोग इसे पढ़ेंगे और महसूस कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे वह दीर्घायु हो। मतलब अगर अच्छा संविधान होगा तो वो दीर्घायु होगा, यानी बहुत अच्छे ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा और जनता की आदर भी उसे मिलती रहेगी। अब यहाँ पर है, अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछिए। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? हाँ, थे। इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आपको मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन कर सकें? इस प्रकार इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का हमें उत्तर मिलेगा। क्या संविधान लोगों की आशाओं और उनकी डिज़ायर्स का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों को निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इसी बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का हमें उत्तर देगा।